नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, अपन पढ़ रहे थे शैक्षिक परिदृश्य। जो थर्ड ग्रेड एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। लगभग 15 से 20 नंबर का पार्ट ये रहता है। शैक्षिक परिदृश्य के क्लास करते हुए सारा सिलेबस इसका कवर करेंगे। साथ ही साथ जो थर्ड ग्रेड का है उसका सिलेबस भी अपन यहाँ पर कवर करेंगे। जल्द ही आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासें लगनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, शैक्षिक परिदृश्य में अपन ने इससे पहले 3 जो है क्लास लिए, ये चौथी क्लास है। और एक एक करते हुए सिलेबस को जो है पहले अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक कवर करेंगे। साथ ही साथ राजस्थान में होने वाले अन्य एग्जाम या भर्तियों के लिए यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो अपने गोल गुरु एकेडमी चैनल से जरूर जुड़े। ये देखिए अपना चैनल है, यदि आप नए हैं तो जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल है, क्लास के शेड्यूल के लिए इसको डाउनलोड कर लेना भाई, ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के लिए आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो गोल गुरु अकेडमी नामक जो अपना ऐप है वो आपको मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जिससे क्या है, आप अच्छी क्वालिटी का टेस्ट वगैरह दे सकते हैं एग्जाम के लिए। तो देखिए, पहली 3 क्लास में अपन ने इसका शुरुआती जो है पार्ट पढ़ा है। आज चौथी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे IASE। IASE है क्या? ये उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है भाई, ठीक है। इसके बारे में संपूर्ण तरीके से अपन अध्ययन करेंगे। अगली 15 से 20 मिनट में पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद एक भी सवाल इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, इसकी स्थापना की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कौन सी शिक्षा नीति? 1986 वाली। इस नीति के क्रम में अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987 लाई गई भाई। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 वाली, उसके तहत जो है अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987 लाई गई। अब देखिए, ये योजना लाई तो गई, लेकिन इसके उद्देश्य क्या क्या थे? तो इसके उद्देश्य थे कि प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर डाइट की स्थापना। किसकी स्थापना? डाइट की स्थापना। किसके तहत है भाई? यही है अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987। इसके तहत पहला उद्देश्य ये रखा गया कि प्रत्येक जिले में एक डाइट की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ और क्या उद्देश्य था कि माध्यमिक शिक्षा के लिए IASE और CTE की स्थापना की जाएगी। तो आपको कोई पूछे कि IASE जो टॉपिक यहां पर पढ़ रहे हैं, इसकी स्थापना किस योजना के तहत होती है? तो इस योजना के तहत होती है भाई, ठीक है। और क्या उद्देश्य था इस योजना का? कि शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्थित संरचना निर्धारित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये 3 जो है इसके प्रमुख उद्देश्य थे। ये योजना थी कौन सी नीति के तहत? 1986 शिक्षा नीति के तहत। अब देखिए, अपना जो मूल टॉपिक है वो है आज का IASE, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो वो आपको याद करके जाना है। उसके बाद बात करें तो देखिए, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर। राजस्थान में बात करें तो IAS कितने हैं? IASE 2 है। कितने हैं? 2 है। एक तो कहां पर है? बीकानेर पे है, और दूसरा कहां पे है? अजमेर में। बीकानेर वाले का क्या नाम है? राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, और इसका भी राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। बस फर्क ये है कि ये बीकानेर में और वो अजमेर में। अब देखिए, सबसे पहले स्थापना होती है वो होती है बीकानेर वाले की। कब होती है? 1988 में होती है। तो ये राजस्थान का प्रथम IASE हो जाता है। दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है अजमेर वाला, इसकी स्थापना कब होती है? 1989 में होती है। 1989 में होती है, और ये राज्य का दूसरा IASE है भाई, ठीक है भाई। अब देखिए, राज्य में अभी तक केवल 2 ही है जो माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करते। देखिए, इनका काम क्या होता है? माध्यमिक शिक्षा के जो शिक्षक है उनको प्रशिक्षण देना इनका मुख्य कार्य होता है। अब देखिए, आगे बात करें। अब जो IASE बीकानेर है, इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 14 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 14 जिले। 14 जिले है, ये आपके सामने दे रखे। एक बार आप सरसरी नजर से अच्छे से यहाँ पर देखना, और इसके बाद क्लास लेने के बाद देखना, तो आपको याद हो जाएंगे। देखिए भाई, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, मतलब कौन सा संभाग है? बीकानेर संभाग हो गया, ठीक है। इधर देखिए, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, ये किस में आता है? जयपुर संभाग में। इधर आ गया, ये जोधपुर आ गया, जैसलमेर आ गया, बाड़मेर। ये तो मतलब बीकानेर है तो बड़े बड़े जिले इधर वाले आ ही गए। मतलब लगभग जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे भाई। सिरोही आ जाएगा, नागौर, देखो इंपॉर्टेंट है, नागौर अजमेर में नहीं आएगा, बीकानेर में आएगा, ठीक है। दौसा और अलवर, ये जो है पूर्वी राजस्थान के 2 जिले हैं। तो कुल मिला के ये 14 जिले इसमें सम्मिलित किए गए हैं। केवल बीकानेर जिले के वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये देखो, ये जो IASE बीकानेर है,
ये कहाँ के जो वरिष्ठ अध्यापक है उनको क्या करता है, प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो सिर्फ और सिर्फ बीकानेर के जो सेकंड ग्रेड के शिक्षक है उनको प्रशिक्षण प्रदान करता है IASE बीकानेर। अब देखिए अजमेर वाले में कितने जिले आते हैं, 17 जिले। आपको कोई पूछे कि ज्यादा जिले कौन से IAS में आते हैं तो वो आप बताओगे अजमेर। ठीक है भाई, बड़े बड़े जिले कौन से में आते हैं, वो आते हैं बीकानेर वाले में। इसमें कितने 17 जिले, उसमें कितने 14 जिले। अब ये जो बाकी के वहां पे बच गए वो इधर आ गए, ये पुराने जिलों के हिसाब से बात यहाँ पर की जा रही है भाई। केवल अजमेर जिले के, वैसे ही बात है जैसे वहां पर IASC बीकानेर में क्या सिर्फ बीकानेर के जो वरिष्ठ अध्यापक है उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, यहां पर जो अजमेर वाले हैं सेकंड ग्रेड के टीचर उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है भाई। अब देखिए बीकानेर का ऐतिहासिक विकास, जो IASC बीकानेर राजस्थान का पहला IASC है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले देखें 1940, स्वतंत्रता से पहले की बात है। 1940 में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में इसकी स्थापना होती है, मतलब यहां पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसी रूप में इसकी स्थापना होती है। 1956 में मतलब राजस्थान का एकीकरण हो गया था, तब यहां पर BEd स्तर की मान्यता भी प्राप्त हो गई थी। 1970 में, 1970 की बात करें तो MEd स्तर की मान्यता इसने प्राप्त कर ली थी। और 1994 में ग्रीष्मकालीन सेवारत जो शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र है वो इसे बनाया गया था भाई। ठीक है, तो ये इसका विकास क्रम चला है, और विकास क्रम ये आ जाता है कि सितंबर 1988 की बात है कि इसे राजस्थान के पहले IASE के रूप में दर्जा मिल जाता है। कौन से सत्र से शुरुआत, सत्र पूछा जाता है भाई, बहुत बार पूछा जाता है सत्र भी, तो सत्र 1987-88 राजस्थान का पहला IASE। आगे देखो बात करें बीकानेर की प्रशिक्षण भूमिका की बात करें तो ये देखो वरिष्ठ अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रदान करता है। कहां के, सिर्फ बीकानेर जिले के, केवल बीकानेर जो जिला है उसके वरिष्ठ अध्यापकों को ये प्रशिक्षण प्रदान करता है। और क्या करता है, जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करता है। राज्य के जो 16 जिले हैं, 16 जिलों के व्याख्याता, प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य आदि को जिलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था ये करता है भाई। ठीक है, तो राज्य के 16 जिलों की व्याख्याता है, जो प्रधानाचार्य है, प्रधानाध्यापक है आदि को जिलों में जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करता है ये। आगे चलिए भाई, अब देखो IASC अजमेर का ऐतिहासिक विकास। पहले बीकानेर वाला ऐतिहासिक विकास देखा और अब देख रहे हैं अजमेर वाले का ऐतिहासिक विकास। तो देखिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में 1941 में, वो 40 में। ये देखिए 1950 में STC प्रशिक्षण प्रारंभ यहां से होता है भाई। 1950 में STC का जो प्रशिक्षण है उसका प्रारंभ यहां से होता है। 1957 की बात करें तो BEd स्तर की मान्यता इसको मिल जाती है। 1974 जो है ग्रीष्मकालीन सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इसे स्थापित कर दिया जाता है। और MEd स्तर की मान्यता ये 1988 में प्राप्त करता है। वो 1988 में IASC बन जाता है और ये 1989 में बनता है भाई। राज्य का दूसरा सत्र 88-89, वो कितना 87-88, सत्र का बस 1 साल का फर्क है भाई। और राज्य का दूसरा IAS के रूप में। बस यहां से सीधे सीधे फैक्ट आपको पूछे जाएंगे। ये जो डेट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बाय द वे, यदि पेपर थोड़ा डीपली बना दे तब ये जो है डेटा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों के लिए एक भूमिका बनाने के लिए हमने 1941 से लेके 1989 तक की बात करी है। और ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट तो यहां से हो जाता है भाई। ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा सिलेबस है इसका भी, तो ज्यादा जो है चीजें यहां से पूछी जाती है। ये क्या करता है, कहाँ के कौन से जिले के वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, तो अजमेर वाला सिर्फ अजमेर जिले के जो वरिष्ठ अध्यापक है उनको प्रशिक्षण प्रदान करता है। 17 जिलों के लिए व्यापक प्रशिक्षण, मतलब राज्य के जो 17 जिलों के व्याख्याता है, प्रधानाचार्य है, प्रधानाध्यापक है, उनको प्रशिक्षण प्रदान करने का ये कार्य करता है भाई। ठीक है, आगे देखिए IAS का संगठनात्मक स्वरूप। देखिए प्रशासनिक नियंत्रण, IAS का जो प्रशासनिक नियंत्रण की बात करें
तो आईएएस पर प्रशासनिक नियंत्रण जो है किसका रहता है, निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का रहता है। मतलब इस पर प्रशासनिक नियंत्रण कौन रखता है, निर्देशालय जो है माध्यमिक शिक्षा बीकानेर वो रखता है भाई। अकादमिक नियंत्रण कौन रखता है, तो अकादमिक नियंत्रण रखता है कॉलेज शिक्षा निर्देशालय, और इसी के अंतर्गत जो है बीएड एवं एमएड पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है। इसी के अनुरूप बीएड एवं एमएड पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। तो अकादमिक नियंत्रण कॉलेज शिक्षा निर्देशालय का, और प्रशासनिक नियंत्रण जो है आईएएस आपके बात करें आईएएससी पर किसका रहता है, निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का। एनसीटीई से मान्यता, ये जो है आईएएससी शिक्षक शिक्षा की संस्था के रूप में एनसीटीई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्था है। मूलतः शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है। क्या है ये, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाले महाविद्यालय है। एक तो बीकानेर, दूसरा अजमेर। ठीक है भाई, आगे चलिए। इसके विभाग की बात करें तो संगठनात्मक ढांचे के रूप में तो 7 अकादमिक विभाग है। कितने हैं, 7 अकादमिक विभाग है जो विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों का समन्वय करते हैं। ठीक है भाई, प्रत्येक विभाग की विशिष्ट भूमिका होती है, जिम्मेदारियां होती है जो शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। तो देखिए पहला कौन सा है, शैक्षिक आधार प्रभाग। सबसे पहला काम ही अपना शिक्षा विभाग का क्या है, शैक्षिक आधार। तो देखिए इसमें देखिए सेवा पूर्व मतलब लगने से पूरे, नौकरी लगने से पूर्व जो है सेवा पूर्व प्रशिक्षण के रूप में बीएड व एमएड की गतिविधियों का संचालन ये करता है। कौन सा प्रभाग, शैक्षिक आधार प्रभाग। ये आधार प्रदान करता है शिक्षा को। अब देखिए प्राथमिक शिक्षा प्रभाग ये क्या करता है, डाइट शिक्षकों का प्रशिक्षण। देखिए डाइट के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना और उनकी शैक्षणिक क्षमताओं का विकास करना इसका काम है। और क्या काम है, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना भी इसका काम है। मतलब इस शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए योजनाओं का निर्माण और उनका क्रियान्वयन करने का काम किसका है, प्राथमिक शिक्षा प्रभाग का है। शैक्षिक आधार का काम क्या है, बीएड और क्या है, एमएड का काम है। और इसका देखो डाइट शिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना इसका कार्य है। अब देखिए तीसरा है सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा विभाग। इसमें क्या होता है, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन करना, ठीक है, वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण देना और व्याख्याताओं को प्रशिक्षण देवाना, प्रसार सेवाओं का संचालन करना। मतलब देखो अपन ने देखा ना अजमेर और बीकानेर के वरिष्ठ अध्यापकों को तो वहां के आईएएस में ही मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो है इनके लिए अलग, बाकी के लिए अलग प्रभाग ये बना हुआ है, सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा प्रभाग। वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण देता है, व्याख्याताओं को प्रशिक्षण देता है, प्रसार सेवाओं का संचालन करता है भाई। शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग ये क्या करता है, शैक्षिक तकनीकी का विकास करता है। मतलब शिक्षा में नए नए नवाचार करना इसका काम है। कंप्यूटर शिक्षण का जो है ये कार्य करता है। साथ ही साथ दृश्य सर्वे सामग्री का निर्माण करने का ये काम करता है। तकनीकी शिक्षण गतिविधियां या तकनीकी शिक्षण विधियों का ये प्रयोग करता है। कुल मिला के शिक्षा में जो है नवाचार की बात करता है। नवाचार की बात कौन करता है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग करता है भाई। अब देखिए योजना प्रभाग। योजना प्रभाग की बात करें तो देखिए ये क्या करता है, शैक्षिक नियोजकों का प्रशिक्षण। मतलब है शैक्षिक योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए योजकों को विशेष प्रशिक्षण देता है। मतलब है शैक्षिक योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए जो नियोजक होते हैं, योजना बनाने वाले होते हैं, उनको विशेष प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। प्रशासनिक अधिकारियों का मार्गदर्शन करता है। मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको नीतिगत राय व प्रशिक्षण प्रदान करने का ये कार्य करता है। साथ ही साथ संस्था प्रमुखों का विकास, मतलब प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों को नियोजन और नेतृत्व का प्रशिक्षण देना। क्योंकि भाई किसी भी स्कूल को चलाने के लिए इनका निपुण होना अति आवश्यक है। मतलब सभी कार्यों में निपुण यदि प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य होगा तो वो स्कूल बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। तो इनमें नेतृत्व का प्रशिक्षण करने का ये कार्य करता है योजना प्रभाग। देखिए शोध प्रभाग का काम क्या है, अधिकतर प्रभाग का तो देखो सीधा सीधा पता चल जाता है कि भाई बांगो नाव का लिखो, मतलब ऊपर काई है तो नाव ध्यान पड़ जाए कि काम का ही है ना। जी आप ये सोचो कई बार के रावण राम, मतलब नाम से आपको पता चल जाता है कि हाँ किस कार्य के लिए जाना जाता है। तो वैसे ही जो है शोध प्रभाग शैक्षिक अनुसंधान, मतलब अनुसंधान नए नए शोध करने का कार्य होता है। क्रियात्मक अनुसंधान परियोजना इसके अंतर्गत और शोध पत्रों का प्रकाशन ये करता है। विशिष्ट शिक्षा प्रभाग इसमें क्या होता है, पर्यावरण शिक्षा, आपकी किताब चलती है ना, तो ये पर्यावरण शिक्षा
व्यवसायिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा, आजकल देखते हो आप मूल्यों का तो ह्रास हो रहा है, तो इस प्रकार की जो है मूल्य शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। जनसंख्या शिक्षा, जीवन कौशल की शिक्षा भी यहाँ प्रदान की जाती है। मतलब इन विषयों से संबंधित कार्य एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम है। आपके विशिष्ट शिक्षा प्रभाग, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो है आईएएस के कौन से प्रभाग का कार्य पर्यावरण शिक्षा प्रदान करना है, तो आप बताओगे विशिष्ट शिक्षा प्रभाग। कौन से प्रभाग का व्यवसायिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा का कार्य है? तो आप आराम से ये जो 5 प्रकार की शिक्षा है वो विशिष्ट शिक्षा प्रभाग में करके आओगे। और शोध मतलब अनुसंधान नाम आ गया या शोध नाम आ गया तो शोध प्रभाग। ऐसे ही आपको सातों के सातों प्रभाग जो है याद रखने हैं भाई। अब देखिए आईएएस के कार्य, सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण क्या करता है? पहले 2 प्रकार के कार्य है इसका, एक तो सेवा पूर्व। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा के लिए बीएड, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व द्विवर्षीय, मतलब अभी वर्तमान में बीएड कितने साल की हो रही है? 2 साल की। तो द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का संचालन कौन करता है? आईएएस ही करता है। उच्च शैक्षिक योग्यताओं की बात करें तो शिक्षा में द्विवर्षीय एमएड और एमफिल तथा पीएचडी स्तरीय पाठ्यक्रम का संचालन भी कौन करता है? आईएएस ही करता है। ये क्या है? ये सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण है भाई, याद रखना। आपको पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कार्य सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण में आता है, तो ये जो है इनका संचालन करना ही किसमें आएगा? सेवा पूर्व प्रशिक्षण में। अब देखो सेवारत, आपको आराम से पता चल जाएगा। सेवा पूर्व और सेवारत का मतलब ये है कि जो सेवा में आए हैं उससे पहले के कार्य, मतलब जो अभी तक नौकरी नहीं लगे। सेवारत मतलब जो हम जैसे हैं जो सेवा में आ चुके हैं उनके प्रशिक्षण का कार्य, ठीक है। तो सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की बात करें तो देखिए शिक्षक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, जो शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं उन प्रशिक्षकों को जो है प्रशिक्षण प्रदान करने का इसका पहला कार्य होगा। मतलब जो मास्टर ट्रेनर होते हैं उनके लिए विशेष सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन ये करता है। साथ ही साथ संस्था प्रधानों का विकास, क्योंकि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है, क्योंकि इनके लिए ये अत्यंत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी विद्यालय को चलाने का कार्य इनका ही होता है भाई, संस्था प्रधान का। अब देखिए पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, शैक्षिक पर्यवेक्षकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण और क्षमता का विकास करने जैसे कार्यक्रम इसके द्वारा चलाए जाते हैं। अब देखिए और क्या कार्य है? प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक प्रशिक्षक होते हैं, जैसे मास्टर ट्रेनर उन्हें बोला जाता है, के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम ये चलाता है, ठीक है भाई। माध्यमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण, जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित द्वितीय श्रेणी अध्यापकों और व्याख्याताओं को ये व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौन करता है? आईएएस करता है। किसके अंतर्गत आता है? सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक स्तर का प्रशिक्षण, तो प्रधानाचार्य मतलब माध्यमिक शिक्षा का, और प्रधानाध्यापक मतलब माध्यमिक शिक्षा का प्रधानाचार्य तथा शिक्षा से जुड़े जो अधिकारी है उनको विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने का ये कार्य करता है। तो इस प्रकार के ये महत्वपूर्ण इसके कार्य हो जाते हैं। आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण कार्य, यह भी अति महत्वपूर्ण है। इसके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की भाई यदि बात करें तो शिक्षा में नवाचार, तो लगभग जो है शिक्षा में नवाचार इसकी प्रमुखता रहती है। किसकी? शैक्षिक परिदृश्य में आप देखोगे तो शिक्षा का नवाचार ही अधिकतर आपको देखने को मिलता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में नए और प्रभावी नवाचारों को लागू करना और प्रशासित करना ये तो लगभग का कार्य है भाई। तो इसमें भी ये याद रखना। डाइट और सीटीई को अकादमिक निर्देशन, मतलब जिला स्तर पर जो डाइट होती है और जो टीचर ट्रेनर वाली मतलब सीटीई संस्थाओं को अकादमिक मार्गदर्शन और निर्देशन प्रदान करने का कार्य भी आईएएस ही करता है। अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण, मतलब शिक्षण सामग्री का निर्माण तथा छात्रों के लिए कार्य पुस्तिका आदि का निर्माण एवं विकास करने का कार्य भी इसी का है। तो ये था भाई एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक। निश्चित तौर पे जो है आपको इस क्लास का बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा यदि आप 3rd ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं और शैक्षिक परिदृश्य टॉपिक आपका कमजोर है तो आप निश्चिंत रहे, पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको करवाऊंगा, इतना विश्वास रखिए मेरे पे। तो शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित कोई भी यदि आपको समस्या हो तो आप बता देना। और हाँ, यदि आपको लगे कि कहीं पर भी जो है कोई डाटा बाय द वे जो है 99.99% जो डाटा है इधर से उधर नहीं होते, कई बार क्या है पीपीटी बनाते वक्त जो है डाटा इधर से उधर हो जाते हैं, फिर भी रेयर केस में यदि हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि यहाँ पर ये डाटा हो सकता है। बाकी जो है कहीं पे भी मिस प्रिंट नहीं होगा। यदि आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाना गोल गुरु एकेडमी से, टेलीग्राम से जुड़ जाना और ऐप डाउनलोड कर लेना। फिलहाल इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।